रिजिड रोटर पढ़ा, रिजिड रोटर पढ़ा, नॉन रिजिड रोटर। देन वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने पढ़ा कि उसका जो वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने पढ़ा कि उसको हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब वाइब्रेशन होती है, जो वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल होता है, उसकी जो वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी होती है वो आईआर के साथ जो है मैच करती है, इसलिए हम उसको बोलते हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि उसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है? वो है कि ड्यूरिंग वाइब्रेशन आपके मॉलिक्यूल का डाइपोल मूवमेंट जो है वो चेंज होना चाहिए। डाइपोल, जिसका डाइपोल मूवमेंट ड्यूरिंग वाइब्रेशन चेंज होगा वही जो है आपके आईआर एक्टिव मॉलिक्यूल्स जो है वो होंगे, राइट। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था हार्मोनिक ऑसिलेटर। हार्मोनिक ऑसिलेटर में हमने पढ़ा था कि उसमें क्या है? कॉन्टिन्यूस स्ट्रेचिंग कंप्रेशन, स्ट्रेच कंप्रेशन होता है, वो कंटिन्यूस रहता है। स्ट्रेच और कंप्रेशन वो जो है वो आपके बॉन्ड को अफेक्ट नहीं करता है, कॉन्टिन्यूसली स्ट्रेच कंप्रेशन होता रहता है। तो उसमें ये पढ़ा था हमने कि वो कॉन्टिन्यूस रहता है। लेकिन फिर उसके बाद हमने एन हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ा। एन हार्मोनिक ऑसिलेटर में हमने पढ़ा कि कॉन्टिन्यूस स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन से क्या होता है? मॉलिक्यूल धीरे धीरे उसका बॉन्ड लेंथ जो है वो इंक्रीज होता जाता है। ये मैंने आपको एक रबर बैंड का एग्जाम्पल लिया था। रबर बैंड के एग्जाम्पल से भी मैंने आपको ये समझाया था कि जैसे एक रबर बैंड है, जब हम उसको स्ट्रेच करते हैं बार बार तो क्या हो जाता है? स्ट्रेच करने से उसका जो बीच का रबड़ है वो वीक हो जाता है। वो वीक हो जाता है तो उसका मतलब एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो ब्रेक हो जाता है। वैसे हमने एनहार्मोनिक ऑसिलेटर में पढ़ा था कि अगर हमारे पास कॉन्टिन्यूस स्ट्रेचिंग कंप्रेशन होगा, स्ट्रेचिंग कंप्रेशन से एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा, राइट। ये सब हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ी थी फंडामेंटल वाइब्रेशन, ओवरटोन एंड हॉट बैंड्स। यही पढ़ा था ना हमने? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ठीक है। अब बीच की कुछ कुछ चीजें जो है वो छूट गई हैं, मैं एक बार उनको बता देती हूँ। एक आपका एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला उसमें छूट गया, वो मैं आपको बता दूंगी। आज भी मैं भूल गई हूँ, मैं आपको कल बता दूंगी। डिसोसिएशन एनर्जी का जनरली आप कहीं जाएंगे न्यूमेरिकल या कहीं आप एग्जाम देते हैं तो आपको वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी से डिसोसिएशन एनर्जी पे जो है वो न्यूमेरिकल पूछा जाता है। वो मैं आपको जो है वो अभी याद आ गया तो मैं उसको याद रखूंगी, कल मैं आपको शेयर कर दूँ। जैसे ये था सिंपल, कुछ कुछ चीजें मुझे नेट से मिली थी वो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। जैसे ये था एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है दिया, उसमें क्या है? गामा रेज, एक्स रेज है, यूवी विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, ये हमने पढ़ा था। तो ये जो है सॉरी, ये जो रेज है एक कौन कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो है वो यूज होती है, सारा इस डायग्राम में दिया हुआ आपको दिख रहा है स्क्रीन? यस मैम। यस मैम। यस मैम। क्या उसके बाद क्या है? जैसे ये आ गया गामा रेस जो है वो आपने मॉसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा है अभी? नो मैम। नो मैम। अभी आपने नहीं पढ़ा ना? अभी आप मॉसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो पढ़ेंगे। तो मॉसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो है वो आपकी गामा रेज यूज होती हैं। एक्स रेज जो है वो आपके एक्सरे डिफ्रैक्शन, एक्सएएस और एक्स फास्ट करके स्टडीज होती हैं। एटॉमिक स्कैटरिंग जो होती है इसमें जो है वो एक्स रेज यूज करते हैं। यूवी विजिबल आपको पता है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम पढ़ते हैं यूवी, आपने पढ़ा भी है। इंफ्रारेड में आपकी आ जाती हैं, इंफ्रारेड में आपकी आईआर रेंज भी आती है और आपकी रमन भी आती है। ये रमन स्पेक्ट्रो, जब हम ये वाइब्रेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद हम रमन पढ़ेंगे। तो आईआर आता है इसमें, इंफ्रारेड में इस तरह से होता है, ये आप वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज होता है। माइक्रोवेव जो है वो आपका रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज होता है, और रेडियो वेव जो आती है वो इंडोर और आपकी जो एनएमआर स्टडीज में जो है वो यूज होता है। तो एक ऐसे ही सिंपल सा एक जिस्ट है। तो इस तरह से इसमें नीचे जो डायग्राम्स दी हुए हैं इसमें ये भी बताया हुआ कि जो आपका स्पेक्ट्रल ग्राफ जो आपको आता है वो आपका स्पेक्ट्रल ग्राफ है वो इस तरह से आता है। जैसे अभी आप वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हो तो उसके नीचे को ग्राफ्स आते हैं, ठीक है, ये जैसे दिया हुआ है। कभी आप आईआर देखें कि आईआर स्पेक्ट्रा, आप किसी मॉलिक्यूल का अगर आप सर्च करेंगे तो आपको नेट पे दिख जाएगा कि आईआर स्पेक्ट्रा का ग्राफ जो है वो किस तरह से होता है, ठीक है। कुछ जैसे ये था फिजिकल प्रिंसिपल ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्या है कि आपका जो डाइपोल मूवमेंट है वो चेंज होता है। डाइपोल मूवमेंट कैसे चेंज होता है? देखो इसमें बताया हुआ है कि वो स्ट्रेच कर रहा है, स्ट्रेच करने से उसके जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज हो रहा है। मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा तो आपका डाइपोल मूवमेंट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। अब देखो उसमें ये भी बताया, इसमें एक चीज ध्यान से देखना, जैसे देखो
स्टार्टिंग में देखो मॉलिक्यूल आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, वो स्ट्रेच हुआ तो वो लंबा हुआ, फिर कंप्रेशन से वो छोटा हुआ और छोटा हुआ, फिर से वापस वो लंबा होना शुरू हो गया, फिर वो फिर से इक्विलिब्रियम स्टेट में आया, फिर से वो स्ट्रेचिंग हुई, फिर से कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। तो इससे क्या है, एक मतलब कि एक पर्टिकुलर हम बोल सकते हैं पीरियोडिक मोशन टाइप, हम इसको बोल सकते हैं कि पीरियोडिक मोशन टाइप हो रहा है। तो जहाँ पे भी कोई पीरियोडिक मोशन होता है उसको हम साइनोसोडल वेव से जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसीलिए ये जो डाइपोल मोमेंट की इन्होंने वेरिएशन दिखाई है कि पहले वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, फिर वो कंप्रेस हो रहा है, फिर वो सॉरी स्ट्रेच हो रहा है, देन कंप्रेस हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, एक पीरियोडिक वे में हो रहा है, वो छोटा हो रहा है, फिर वो फिर से इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ रहा है। तो ये क्या है, पीरियोडिक मोशन में हो रहा है, पीरियोडिक वे में हो रहा है। तो जहाँ पे भी आपका पीरियोडिक मोशन या पीरियोडिक वे में कोई भी चीज होती है, वो क्या उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आपके साइनोसोडल वेव से जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद ये था, ये मैंने बताया था आपको, ये हमने मूर्स पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम जब हमने पढ़ा था एनहार्मोनिक ऑसिलेटर में। तो आपको पता है हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए किस तरह से आपका मूर्स डायग्राम होता है और एनहार्मोनिक ऑसिलेटर के इस तरह से होता है। और आपके जो डिसोसिएशन एनर्जी है, ये इस तरह से थी कि ये आपका जो है, अब देखो इसमें जो डीओ है, डीओ इज इक्वल टू डीई माइनस एच न्यू आएगा, क्योंकि ये देखो जो मूर्स के बेस तक जो एनर्जी है दैट इज योर डीई, और आपके जो फर्स्ट वाइब्रेशन एनर्जी तक दैट इज योर डीओ। लेकिन और हमने वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये भी पढ़ा था कि मॉलिक्यूल की एनर्जी जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि जब हम V इक्वल्स टू जीरो, दैट इज जो लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है, लोअर वाइब्रेशन एनर्जी लेवल, जब हम V इक्वल्स टू जीरो पुट करते थे उस फॉर्म में, तो हमारे पास एक वैल्यू आती थी 1/2 एच न्यू करके आती थी। तो इसका मतलब मॉलिक्यूल में अपनी एक एनर्जी जो है वो तो है, और एक्स्ट्रा एनर्जी कितनी लगेगी, डीओ एनर्जी, जब हम उसको एक्स्ट्रा उसमें प्रोवाइड कराएंगे तो हमारा मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा, ठीक है। और मॉलिक्यूल की अपनी एनर्जी प्लस डीओ इज इक्वल्स टू योर डीई, तो हम ऐसे लिख सकते हैं डीओ इज इक्वल्स टू डीई माइनस एच न्यू। और इसमें हम डिसोसिएशन एनर्जी का, मैं आपको फॉर्मूला बताना भूल गई, मैं आपको कल जो है वो बता दूंगी। वो होता है, डिसोसिएशन एनर्जी का फॉर्मूला होता है 4BQ अपॉन अनहार्मोनिक ऑसिलेटर का स्क्वायर, इस तरह से कुछ होता है, मैं आपको बता दूंगी कल, और उसमें जो है न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। समझ आया ये आपको? क्या आपकी आवाज ही नहीं आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम। यस मैम, समझ आ गया। आ गया ना? ठीक है, ये कुछ चीजें थी जो मुझे से नेट से मिली कि आपके साथ शेयर कर दूं, तो ठीक है। उसमें ये था, अब ये मैंने जो आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, मैंने आपको पढ़ाया था एनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट और इक्विलिब्रियम वाइब्रेशन एनर्जी जो है वो इसकी इक्वल होती है, मैं आपको बता चुकी हूँ। ये मतलब ये डायग्राम में मैंने इतने अच्छे से नहीं लिखा होगा, ये डायग्रामेटिकली ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो एनहार्मोनिक ऑसिलेटर, ये सिलेक्शन रूल्स हैं। सिलेक्शन रूल, फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना इन्होंने वो बनाए भी हैं और एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दिया है कि जैसे जैसे फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, फर्स्ट ओवरटोन की कम होगी, सेकंड ओवरटोन की और कम होगी, और उनको कंपेयर किया हॉट बैंड्स के साथ। हॉट बैंड की इंटेंसिटी क्या है, इन सबसे बहुत कम है। तो यहाँ पे जो है उन्होंने जो इस डायग्राम में जो है कंपेयर किया हुआ है, क्योंकि हम विजुअली जब कुछ चीज देखते हैं तो हमें ज्यादा जल्दी रिटेन रहती है, ठीक है। इस तरह से ये भी था डिसोसिएशन एनर्जी का आगे कि डेप्थ क्या है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमा। तो इस तरह से था हार्मोनिक एंड अनहार्मोनिक। अगर के जो है, के की वैल्यू ज्यादा है तो आपका जो मोस्ट पोटेंशियल एनर्जी का वो होगा, वो इस तरह से आएगी, मोस्ट पोटेंशियल एनर्जी कर्व जो है वो इस तरह से आएगा। अगर आपका के ज्यादा होगा तो आपका मोस्ट पोटेंशियल एनर्जी का कर्व जो है वो इस तरह से आएगा, ठीक है। The force constant is a measure of the curvature of the potential energy close to the equilibrium extension of the bond, है ना। फोर्स कांस्टेंट जितना, मॉलिक्यूल जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, अब देखो इसमें कैसे है, जो बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उसमें कम वाइब्रेशन होगी, उसको वाइब्रेट करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, है ना। वो कम वाइब्रेशन होंगी ना उसमें, क्योंकि वो स्ट्रांग है। अगर बॉन्ड स्ट्रांग है, इसका मतलब आपका फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है, यही होता है ना। फोर्स कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है। तो अगर आपकी बॉन्ड स्ट्रांग है तो उसकी, इसका मतलब आपका के क्या है, स्ट्रांग है, के स्ट्रांग है, इसीलिए आपका जो
मोस्ट पोटेंशियल एनर्जी कर्व होगा वो थोड़ा सा छोटा होगा, अंदर की तरफ होगा, है ना, थोड़ा कंप्रेस्ड वे में होगा। लेकिन अगर आपका जो के है स्मॉल है, फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू स्मॉल है, तो इसका मतलब आपकी बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग, वो भी कम स्ट्रॉन्ग है। अगर वो बॉन्ड कम स्ट्रॉन्ग है तो उसमें वाइब्रेशन क्या हो जाएगी, इजीली हो जाएगी, है ना। तो इसलिए मूर्स कर्व जो है वो आपका थोड़ा बाहर की तरफ है। जैसे इसके सिंपल एग्जांपल जैसे मैं आपको दूं, जैसे आप स्प्रिंग लेते हैं, जैसे स्प्रिंग लेंगे तो स्प्रिंग को स्ट्रेच करना, कंप्रेस करना थोड़ा टफ होगा क्योंकि वो स्ट्रांग है। तो रबर लोगे, रबर को आप इजीली जो है वो स्ट्रेच करोगे, अगर आप उसको स्ट्रेच कंप्रेस करोगे तो वो टूट भी जाएगा जल्दी रबर, लेकिन स्प्रिंग इतनी जल्दी नहीं टूटेगा, उसको बड़ी सारी वाइब्रेशंस देनी पड़ेंगी, है ना। तो जो बॉन्ड स्ट्रांग होगी उसका जो मूव्स जो कर्व आएगी वो क्या आएगी आपकी, थोड़ी सी ऐसे होगी, कंप्रेस्ड वे में होगी, थोड़ी अंदर की तरफ होगी, नैरो होगी, उसकी जो विड्थ होगी वो नैरो होगी। लेकिन जो बॉन्ड्स आपकी जो है वो वीक होंगी, उनकी जो मूव्स कर्व आएगी उसकी जो विड्थ होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, ठीक है यहाँ तक। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ओके। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द डायटोमिक वाइब्रेटिंग रोटर। अब हमने क्या पढ़ा, अब हमने पहले आपने रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बाद आपने वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा। रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने पढ़ा कि जो मॉलिक्यूल जब रोटेट करता है, मॉलिक्यूल अपना रोटेट करता है, ड्यूरिंग रोटेशन जो मॉलिक्यूल्स में जो है वो एक परमानेंट डाइपोल मूवमेंट जो है वो होना चाहिए। परमानेंट डाइपोल मूवमेंट जिसमें होगा वो रोटेट करता है। हमने रोटेशनल मोशन को अलग से पढ़ा, हमने वाइब्रेशनल मोशन को अलग से पढ़ा। लेकिन जब हम ऐसे देखें, जब मॉलिक्यूल जो है वो रोटेट करेगा, जब भी एक सर्कुलर मोशन होता है, जब भी मॉलिक्यूल रोटेट करेगा उस पे क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो एक्ट करेगी, बाहर की तरफ उसको क्या खींचेगी, है ना। जैसे आप जब किकली डालते हैं तो आप क्या करते हैं, आपको बाहर की तरफ, अगर आप हाथ छोड़ देंगे तो आप बाहर की तरफ गिरेंगे, Yes, ma'am. है ना। एक और एग्जांपल देती हूँ, आप जब वॉशिंग मशीन यूज करते हैं, वॉशिंग मशीन में जब आप कपड़े डालते हैं, वॉशिंग मशीन जब चलती है तो उसमें आपने देखा होगा कपड़ों का जो सर्कुलर मोशन वो बाहर की तरफ रहता है। जब आप कपड़े स्पिन कराते हैं, आप सिंपल कपड़े डालते हैं, लेकिन जब वो सूख के आप देखते हैं वो सारे बाहर आउटर सफेयर की, मतलब आउटर सरफेस की तरफ होते हैं सारे, है ना। Yes, Yes, ma'am. ma'am. है ना, Yes, वो ma'am. क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, क्या है वो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो इसीलिए कहीं पे भी मॉलिक्यूल में जब रोटेशन होगी तो इसका मतलब उस पे क्या होगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगी, मॉलिक्यूल जो है वो बाहर की तरफ होंगे, है ना। लेकिन वो क्या होगा, जब उस पे बाहर की तरफ एक्ट करेंगे, इसका मतलब ड्यूरिंग रोटेशन आपका जो बॉन्ड लेंथ, हमने जो रिजिड रोटर पढ़ा था कि रिजिड रोटर है, रिजिड रोटर का मतलब था कि ड्यूरिंग रोटेशन उसका बॉन्ड लेंथ जो है वो चेंज नहीं होगा, यही पढ़ा था। लेकिन वो एक आइडियल कंडीशन लेके हम चले थे। लेकिन जब हम रियलिटी की बात करते हैं, रियलिटी में आपका रिजिड रोटर एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि जब आपका मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रही है। उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से क्या हो रहा है, आपके जो एटम्स हैं जो बॉन्डेड हैं एक बॉन्ड से, वो दे आर मूविंग अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, राइट, दे आर मूविंग अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। उनपे वो किसकी वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उनपे एक्ट कर रही है। जब उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगी तो बॉन्ड जो वो जब बाहर की तरफ जाएगा, तो बॉन्ड जब बाहर इक्विलिब्रियम पोजीशन से जब वो हटेंगे तो उसमें एक जो भी होगा रिपल्शन या अट्रैक्शन जो होगी, वो मॉलिक्यूल को फिर से अपनी तरफ खींचना चाहेगा। समझ रहे हो, इमेजिन करो उसको कि वो फिर से अपनी तरफ खींचना चाहेगा, वो फिर से अंदर आएगा, फिर से उस पर सेंट्रीफ्यूगल, फिर से वो बाहर जाएगा। समझ रहे हो, इक्विलिब्रियम समझ आ रहा है मैं कैसे बता रही हूँ आपको। Yes, ma'am. Yes, ma'am. इमेजिन करो जैसे जैसे एक मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है, उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है, वो बाहर की तरफ जा रहा है, तो उसमें क्या हो गया, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे मैंने आपको बताया था, उस पे जो है वो मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो एक इक्विलिब्रियम मतलब स्टेबल मॉलिक्यूल, आपने इक्विलिब्रियम पोजीशन अगर आप उसकी डिस्टर्ब करते हैं, या तो आप उसको स्ट्रेच करते हैं या तो कंप्रेशन करते हैं, तो उस मॉलिक्यूल में डिस्टर्बेंस आ जाती है ना, डिस्टर्बेंस आ जाती है। अगर उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है, उसकी जो है वो अनस्टेबल
पोजीशन में चला गया, मॉलिक्यूल फिर से स्टेबल पोजीशन में आना चाहेगा तो वो फिर से अपनी पोजीशन पे वापस आना पड़ेगा, लेकिन जैसे वो वापस आएगा वो इतनी फोर्स से आता है कि वो अंदर की तरफ आ जाता है, वो कंप्रेशन हो जाता है, फिर उसमें रिपल्शन फोर्सेस जो है वो ऑपरेट होंगी, रिपल्शन फोर्सेस से फिर से वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जाना चाहेगा, लेकिन इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वो स्टॉप नहीं कर पाएगा, वो फिर से कंप्रेस्ड होगा। तो इस तरह से आपका मॉलिक्यूल जब रोटेट कर रहा है, रोटेशन के साथ साथ उसमें क्या होगा, वाइब्रेशन होगा। Yes, है ma'am. ना, Yes, ma'am. है ना, रोटेशन के साथ साथ क्या होगा, उसमें वाइब्रेशन भी होगा ना। Yes, ma'am. Yes, हम्म ma'am. तो उसका रोटेशन के साथ साथ जो है वो वाइब्रेशन भी हो रहा है, इसीलिए अब हम पढ़ेंगे डायटोमिक वाइब्रेटिंग रोटर, मतलब वो रोटेट कर रहा है और उसमें वाइब्रेशन भी जो है वो एक्ट कर रही है। सो ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बॉन्ड लेंथ शुड इंक्रीज, दैट इज बॉन्ड लेंथ ऑफ द मॉलिक्यूल मस्ट चेंज। सो ड्यूरिंग रोटेशन वाइब्रेशन भी क्या होती है आपकी, ये दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं। अब हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, हमने पीछे जो है वो क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था रिजिड मॉलिक्यूल में हमने पढ़ा था उसकी एनर्जी हमने पढ़ी थी कि जब हमारे पास हम कंसीडर करते हैं कि दैट वी हैव अ रिजिड मॉलिक्यूल तो उसकी एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है, BJ+1। और हमने नॉन रिजिड मॉलिक्यूल भी पढ़ा था, नॉन रिजिड का हमने जो एक्सप्रेशन पढ़ा था इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर इनवर्स, हमने पढ़ा था BJ+1 माइनस DJ²J+1 का होल स्क्वायर, वेयर D इज योर, D क्या है आपका, डिसोसिएशन D क्या है आपका, भूल गए, सेंट्रीफ्यूगल कांस्टेंट सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट, डिस्टॉर्शन सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर के में एनर्जी का एक्सप्रेशन पढ़ा और हमने एन हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो है वो इसका एक्सप्रेशन पढ़ा। अब हम कुछ एज्यूम्पशन कर लेते हैं कि रोटेशन और वाइब्रेशन जो है वो साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। अब आपको पता है कि जब हम रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने ये पढ़ा था कि जो रोटेशन, जब मॉलिक्यूल रोटेट करता है उसके जो एनर्जी लेवल, हमने उसमें पढ़ा था कि वो जो एनर्जी लेवल्स है वो क्या है आपके, क्वांटाइज्ड है, वो क्वांटाइज्ड, और हमने ये भी पढ़ा था कि उनमें जो एनर्जी क्वांटाइज्ड है और उन रोटेशनल जो रोटेशनल एनर्जी लेवल्स हैं उनमें जो गैप होता है वो कम होता है। ऑन द वेरी 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 फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको एक बताया था कि जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक में वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स होते हैं, वाइब्रेशन में रोटेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं। जब मॉलिक्यूल एक रोटेट करता है उसको एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे जाने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए होती, वो एनर्जी जो है वो कम होती है, इसीलिए वो माइक्रोवेव रीजन में जो है वो फॉल करता है। माइक्रोवेव की एनर्जी क्या है, कम है, इसीलिए वो माइक्रोवेव रीजन में फॉल करता है। सो जनरली जो आपका एनर्जी गैप है बिटवीन टू रोटेशनल एनर्जी लेवल ऑन एन एवरेज क्या होता है, 1 to 10 सेंटीमीटर इनवर्स होता है ना। और जब हम वाइब्रेशन एनर्जी की बात करते हैं तो हम वाइब्रेशनल एनर्जीज में क्या होता है, जब मॉलिक्यूल वाइब्रेट करता है हमको उसको एक वाइब्रेशनल लेवल से दूसरे वाइब्रेशनल लेवल पे जाने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी लगती है, और वो जो एनर्जी गैप है दैट इज नियरली 3000 सेंटीमीटर इनवर्स। तो देखो कितना ज्यादा डिफरेंस है, मतलब हमको एक रोटेशनल एनर्जी लेवल से दूसरे रोटेशनल एनर्जी लेवल पे जाने के लिए ऑन एन एवरेज जो गैप है वो कितना है, 1 to 10 सेंटीमीटर इनवर्स। लेकिन वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स में गैप, एक वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से दूसरे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल पे जो जाने का नियरली जो गैप है दैट इज जो 3000 सेंटीमीटर इनवर्स। इसका मतलब बहुत ज्यादा गैप है, 1 to 10 और 3000 है ना, ह्यूज डिफरेंस, ठीक है। तो तो इस तरह से क्या है कि लेकिन रोटेशनल मोशन जो है जो है वो रोटेशनल मोशन जो है वो आपके वाइब्रेशनल मोशन को जो है अफेक्ट करेगी, और आपका जो वाइब्रेशनल मोशन है वो भी आपका रोटेशनल मोशन को अब क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। जब ये दोनों एक दूसरे को अफेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली इनमें जो चेंजेस होंगी, ट्रांजिशंस होंगी, वो भी क्या होंगी, अफेक्ट होंगी। आपने बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन जो है वो पढ़ा हुआ है, नो मैम सुना होगा आपने, कॉलेज में मेरे ख्याल से है ये, कॉलेज में है मैम ये। है ना, यस मैम कॉलेज में ये आपने पढ़ा हुआ है। आप मुझे बताओ बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन क्या होता है।
कॉलेज में ही आपने मैम बहुत अच्छा टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताते हैं, टोटल एनर्जी बताते हैं। इसमें ट्रांसलेशनल एनर्जी आती है, रोटेशनल आती है, वाइब्रेशनल आती है। दो टोटल एनर्जी हम कर देती हैं क्योंकि उनके बीच का गैप जो होता है वो बहुत कम होता है। एक एक बोलो, क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। मैम जो ट्रांसलेशनल एनर्जी होती है वो उनका गैप जो होता है वो काफी कम होता है, तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। और वाइब्रेशनल, रोटेशनल और इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉनिक उनका उनका ही सम अप करते हैं। गुड गुड, हाँ, टोटल ऑलमोस्ट। एनर्जी सम होता है वाइब्रेशनल एनर्जी का, रोटेशनल एनर्जी का और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी का। गुड 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 गुड, आता आपको याद है। ठीक है ठीक है। अब देखो रियलिटी क्या है। रियलिटी आपकी कहती है कि हमने पढ़ा कि रोटेशन होगी, रोटेशन के साथ वाइब्रेशन भी है। मींस इफ देयर आर रोटेशन देयर आर वाइब्रेशंस टू। इसका मतलब जो आपका रोटेशनल मोशन है दे विल इफेक्ट योर वाइब्रेशनल मोशन एंड योर वाइब्रेशनल मोशन इफेक्ट योर रोटेशनल मोशन। दे वो म्यूचुअली एक दूसरे को जो है वो अफेक्ट करेंगे। लेकिन हम एक आइडियल कंडीशन लेके चलते हैं अकॉर्डिंग टू बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन। एक आइडियल कंडीशन लेके चलते हैं कि रोटेशनल मोशन और वाइब्रेशनल मोशन जो है वो इंडिपेंडेंट है। मींस दे आर एग्जीक्यूटिंग इंडिपेंडेंटली, दोनों हो रही हैं लेकिन वो एक दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आइडियल कंडीशन यही होगी ना, रोटेशनल मोशन और वाइब्रेशनल मोशन एग्जीक्यूट इंडिपेंडेंटली, दे आर नॉट अफेक्टिंग ईच अदर। वो साइमल्टेनियसली वो दोनों चीजें हो रही हैं लेकिन वो एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं कर रही हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन क्या हो जाएगा, तो उस मॉलिक्यूल की टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, जो उसकी रोटेशनल एनर्जी है उस मॉलिक्यूल की और उसकी वाइब्रेशनल एनर्जी। जैसे आपने पढ़ा है बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन में आपने पढ़ा है कि टोटल एनर्जी जो होती है वो ट्रांसलेशन, कोई एक मॉलिक्यूल है उसमें ट्रांसलेशन मोशन होता है, उस ट्रांसलेशन मोशन की वजह से उसमें कुछ एनर्जी होगी। मॉलिक्यूल में रोटेशन होता है, उस रोटेशन मोशन की वजह से कुछ एनर्जी, उसको आप रोटेशनल एनर्जी बोलते हैं। जैसे आप पढ़ते हैं मॉलिक्यूल, जैसे आप पेंडुलम पढ़ते हैं या कुछ पढ़ते हैं, आप बोलते हैं ना टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, राइट? यस मैम। समझ आ रहा है आपको? यस मैम। है ना, आप पढ़ते हैं टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि जब एक मॉलिक्यूल में उसके जब मूव करता है तो उसमें एक उसकी अपनी काइनेटिक एनर्जी भी होती है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। तो टोटल एनर्जी ऑफ दैट मॉलिक्यूल इज द सम ऑफ योर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलरली जब हम वाइब्रेटिंग जो है डायटोमिक वाइब्रेटिंग रोटेटर पढ़ रहे हैं उसमें आपका वाइब्रेशनल मोशन है, रोटेशनल मोशन है। तो इसका मतलब अगर हम ये अब लेके चलें कि आइडियल कंडीशन लेके चलें कि वो एक दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो उसकी टोटल एनर्जी अकॉर्डिंग टू बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन से क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू योर रोटेशनल एनर्जी प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी। ठीक है, और ये जो बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन थी, ये जो बॉर्न ओपेनहाइमर है ना, दीज आर द नेम ऑफ टू साइंटिस्ट। लाइक पता नहीं क्या है इसका, मैक्स बॉर्न की वाट बॉर्न करके कुछ नाम है, और ओपेनहाइमर जो है वो अलग साइंटिस्ट है। तो ये दो साइंटिस्ट, एक बॉर्न है एक ओपेनहाइमर है, तो इन दोनों ने ये इक्वेशन दी थी, इसलिए हम इसको बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं। तो अगर अकॉर्डिंग टू बॉर्न क्या है कि हमारे पास जो टोटल एनर्जी होगी वो रोटेशनल और वाइब्रेशन एनर्जी के इक्वल होगी। तो जब वो रोटेशनल वाइब्रेशन एनर्जी की इक्वल होगी तो इसका मतलब E एप्सिलॉन इन सेंटीमीटर इनवर्स एप्सिलॉन जे वी, एप्सिलॉन जे मींस फॉर रोटेशनल एनर्जी एंड V represent J is your rotational quantum number and V is your vibrational quantum number, राइट? तो ये जो टोटल एनर्जी है किसको इक्वल हो जाएगी, एप्सिलॉन जे प्लस एप्सिलॉन वी। इसका मतलब है रोटेशनल एनर्जी एंड वाइब्रेशनल एनर्जी। और आप रोटेशनल एनर्जी की जब आप बात करेंगे तो ऑब्वियसली अगर हम वो नॉन रिजिड रोटर ही होता है। आइडियल कंडीशन क्या है आपकी, रिजिड रोटर है, और रियलिटी क्या है, रियल क्या है आपका, नॉन रिजिड रोटर है। तो उसमें क्या हो जाएगा, बी जे प्लस वन माइनस डी जे स्क्वायर जे प्लस वन का होल स्क्वायर। दिस इज योर डी इज योर सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट। सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट जो है वो कहाँ से आपकी
वो आ रहा था आपका रोटेशन में जो है वो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता है, तो मॉलिक्यूल रिजिड नहीं रहता है, वो उसको थोड़ा अफेक्ट करता है, तो इसलिए ये टर्म जो है वो आपकी टोटल एनर्जी से माइनस हो जाती है। प्लस वाइब्रेशन एनर्जी का एक्सप्रेशन ये आ जाएगा एन हार्मोनिक ऑसिलेटर का। हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो वाइब्रेशनल मोशन है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रोटेशनल मोशन एंड इज नॉट अफेक्टिंग द वाइब्रेशन मोशन। ये हम एज्यूम करके चलते हैं, मान लेते हैं कि जो वाइब्रेशन मोशन है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है का क्या मतलब है कि रोटेशनल मोशन उसको वाइब्रेशनल मोशन को आपका अफेक्ट नहीं कर रही है। और ये भी अज्यूम किया जाता है कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है या सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट जो है वो एक बड़ी स्मॉल वैल्यू आती है। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हम इस स्मॉल वैल्यू को जो है वो इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है, इग्नोर कर सकते हैं। तो हमारे पास एनर्जी का टोटल एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, बी जे जे प्लस वन। उसका जो डिस्टॉर्शन वाली टर्म है रोटेशन में से वो हम जो है वो इग्नोर कर रहे हैं, और वाइब्रेशन का ये आ जाएगा एंड हार्मोनिसिटी वाली इक्वेशन आ जाएगी v प्लस वन बाई टू ओमेगा ई बार माइनस एंड हार्मोनिसिटी कांस्टेंट v प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर एंड ओमेगा ई बार। मैंने ओमेगा ई के ऊपर बार नहीं लगाया, प्लीज इसको करेक्ट कर लेना। और इस इक्वेशन को मैंने नाम दे दिया है ए स्टार। ओके, ठीक है। सो तो नहीं थे, सो गए सभी? नो मैम। नो मैम। जाओ। नो मैम। ऐसा तो नहीं करता कोई, क्लास का लेक्चर चल रहा है अटेंडेंस के लिए वो ऑन करते हैं और म्यूट करके रख देते हैं साइड पे फोन? नो मैम। नो मैम, साथ में लिख भी रहे हैं। हाँ? ऐसा होता है ना कि किसी को इंटरेस्ट नहीं आ रहा हो, कोई सो रहा, चलो फोन ऑन करके ज्वाइन कर लिया और म्यूट करके साइड पे रख दिया। मैम। जी मैडम हम बड़े से ये बच्चे हैं। क्या है, क्या है आप बड़े? मैडम हम नहीं शरीफ करते बच्चे। हैं ऐसी चीजें। अच्छे बच्चे। हम बड़े ठीक, अच्छे बच्चे हैं। ठीक है। क्या पता बोर हो रहे हो मैम ऐसे बोले जा रही बोले जा रही है। मैम आप इतना अच्छा पढ़ाती हो, बोर क्यों होंगे हम? चलो ठीक है, थैंक यू। ठीक है, अब देखो अब क्या है, इसको ना करेक्ट कर लेना। मैंने ये जो ई टोटल का एक्सप्रेशन है ओमेगा ई लिखा है एंड में, इसको ओमेगा ई बार कर लेना, ठीक है। गलती हो गई है, इसमें तो मिस्टेक हो गई है। मैम, मैम ये जो ई टोटल है इसमें आपने बोला ना कि डी को हम इग्नोर कर देंगे, हम्म, हम्म। तो रिजिड रोटर ही बन जाएगा। हाँ, रिजिड रोटर बन जाएगा। हाँ, क्योंकि अब देखो हमने डिस्टॉर्शन जो है वो हमने बोला ना, हमने आइडियल कंडीशन के लिए वाइब्रेशन मोशन डिफरेंट है, रोटेशनल मोशन डिफरेंट है, वो दोनों चीजें हो रही हैं लेकिन वो एक दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रही है। तो इसलिए टोटल एनर्जी हमने क्या ली, रोटेशनल एनर्जी अलग से ली, वाइब्रेशन एनर्जी अलग से ली, तो दोनों को हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अगर हम डी को इग्नोर करें इसका सिंपली मतलब क्या है कि वो रिजिड रोटर है। ये हम आइडियल कंडीशन लेके चल रहे हैं ना, यस मैम। है ना। ये देखो मैंने यहाँ पे क्या बोला, रियलिटी क्या है, रोटेशनल मोशन आपका वाइब्रेशन मोशन को अफेक्ट करेगा और वाइब्रेशन मोशन आपका रोटेशनल मोशन को अफेक्ट करेगा। आइडियल कंडीशन क्या ली, यही तो, हाँ, बोर एब्राहमन अप्रोक्सीमेशन, यही तो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया। रोटेशनल मोशन और वाइब्रेशन मोशन एग्जीक्यूट हो रही है दोनों, लेकिन इंडिपेंडेंटली हो रही है, वो एक दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रही है। तो हमने कंसीडर हमने किया उसमें सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कॉज, लेकिन हमने बोला कि उसकी वैल्यू जो है वो स्मॉल है, हम उसको इग्नोर कर देते हैं, तो हमारा क्या बन जाएगा, वो रिजिड। मतलब हमने क्या लिया है, रिजिड वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल लिया है, जो वाइब्रेट कर रहा है लेकिन है रिजिड कंसीडर किया, क्योंकि हमने उसमें कंसीडर नहीं किया है ना, हमने यस, एज्यूम किया है ना। यस मैम, ओके मैम। ठीक है, और हमने इसमें क्या है कि वो दोनों जैसे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का इंडिपेंडेंट सम कर रहे हैं हम टोटल एनर्जी निकालने के लिए, वैसे ही हम यहाँ पे इंडिपेंडेंटली ले रहे हैं कि वाइब्रेशन एनर्जी ये होगी, रोटेशनल एनर्जी जो है वो ये होगी। ठीक है, यस मैम। ठीक है, ठीक है। अब देखो इस तरह से, अब देखो अब जैसे हाँ, जैसे अब हमने मूव्स पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम पढ़ा था, जैसे रेड पेन से मैंने लिखा हुआ है ना, मूव्स पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम रेड पेन से लिखा हुआ है। तो जब हमने पढ़ा था एन हार्मोनिक ऑसिलेटर, हमने इस तरह से पढ़े थे ना, लेवल्स v इक्वल्स टू 0, v इक्वल्स टू 1, v इक्वल्स टू 2, v इक्वल्स टू 3, इस तरह से पढ़े थे ना हमने, जब हमने एन हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ा था। लेकिन अब हम जब
वाइब्रेटिंग रोटेटर की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, आपके रोटेशनल एनर्जी लेवल्स भी हैं और आपके वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स भी हैं। और स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया कि जो रोटेशनल एनर्जी लेवल्स हैं, जो कंजिक्यूटिव टू रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत कम है, लेकिन जो आपके वाइब्रेशनल एनर्जी के बीच का जो गैप है वो क्या है, आपका ज्यादा है। तो इसका मतलब रोटेशनल, जब हम एक V0 की बात करेंगे, दैट इज ग्राउंड वाइब्रेशनल लेवल की बात जब हम करेंगे, लेकिन उस ग्राउंड वाइब्रेशन लेवल में बड़े सारे रोटेशनल लेवल्स होंगे। जैसे ये जो लेफ्ट साइड पे मैंने मूर्स पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनाया हूँ, वैसे ही जब हम अपर वाइब्रेशनल लेवल में जाएंगे तो उसमें अपने उसके रोटेशनल एनर्जी लेवल्स होंगे होंगे ना। यस मैम। यस मैम। ठीक है, इसको ना मैं आपको एक एनालॉगी से, लेट मी एक्सप्लेन विद एनालॉगी। जैसे मान लेते हैं कि जैसे फर्स्ट वाइब्रेशन लेवल है, मान लो उसकी जो एनर्जी है दैट इज फ्रॉम 0 to 100 के बीच में जो है वो फॉल कर रही है। इट्स जस्ट एन एनालॉगी, इसको आप क्वांटाइजेशन के साथ या उस एनर्जी के साथ कंपेयर मत करिएगा, ठीक है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। क्या है, जैसे मान लो 0 to 100 जो है एक वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल जो है वो उसके उस एनर्जी रेंज में जो है वो फॉल कर रहा है, V = 0। तो मान लो उसके बीच में, जैसे 0 से 100 के बीच में मान लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 जो है वो वैल्यूज आ रही हैं। तो मान लो ये वैल्यूज क्या है, आपके रोटेशनल एनर्जी लेवल्स है। मतलब 0 इज फॉर J = 0, 10 इज फॉर J = 1, 20 इज फॉर J = 2, 30 इज फॉर J = 3। फिर उसके बीच में एक एनर्जी गैप आ रहा है। एनर्जी गैप मतलब नेक्स्ट वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल कहाँ से, आपका 200 से 300 है। अब इसके बीच में क्या वैल्यूज होंगी, 210, 220, 230, 240, 250, इस तरह से ही होंगी। तो जो आपका 200 होगा वो क्या होगा, आपका ग्राउंड ग्राउंड जो है वो रोटेशनल एनर्जी लेवल J = 0 हो जाएगा। 210 क्या हो जाएगा, J = 1 हो जाएगा। 220 क्या हो जाएगा आपका, J = 2। सिमिलरली फॉर हायर एनर्जी वाइब्रेशन लेवल, समझ में आ रहा है। तो मान लो जब हम ट्रांजिशंस की बात करते हैं, जब हम ट्रांजिशन की बात करें, जब हम अगर हम इंफ्रारेड रेडिएशन, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसमें क्या होगा, जो आपकी ट्रांजिशन होगी वो फर्स्ट वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से सेकंड वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल पे होगी। लेकिन उन वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स में क्या है, आपके रोटेशनल एनर्जी लेवल्स भी हैं। तो इसका मतलब जो ट्रांजिशन होगी वो आपके फर्स्ट वाइब्रेशन एनर्जी लेवल से सेकंड वाइब्रेशन एनर्जी लेवल में तो होगी, लेकिन उसमें जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके रोटेशनल एनर्जी लेवल्स पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो आपकी ट्रांजिशन मे बी फ्रॉम 0 to 200 हो सकती है। आई एम जस्ट टेकिंग दिस एनालॉगी। 0 से 200 हो सकती है। अब 0 से 200 की अगर हम बात करें तो 0 क्या है यहाँ पे, 0 से 2 मतलब J की वैल्यू क्या है, J इज फ्रॉम 0 to 0। अगर वो 200 पे जा रहा है तो उसका मतलब नेक्स्ट वाइब्रेशन एनर्जी लेवल पे तो जा रहा है, लेकिन उसका जो रोटेशनल एनर्जी लेवल है वो किस पे जा रहा है, 0 पे जा रहा है। मतलब 0 से 0 पे जा रहा है ना, समझ में आ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़े, उसमें क्या होगा, आपके वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स में ही ट्रांजिशन होंगी। जो आपके ट्रांजिशन होंगी वो कि V = 0 to V = 1, V = 1 to V = 2, इस तरह से ही होंगी। लेकिन उन वाइब्रेशन लेवल्स में क्या है, आपके रोटेशनल एनर्जी लेवल्स भी हैं, है ना। तो आपका जो क्या, बोलो क्या मैम। नथिंग मैम। ओके, तो उसमें क्या है, आपके रोटेशनल एनर्जी लेवल्स भी हैं। लेट 10, 20, 30, 40 मैंने इनके ऐसे एक नंबरिंग देके बोल दिया कि सिर्फ समझाने के लिए कि ये आपके रोटेशनल लेवल आ गए। जैसे 0 आ गया J = 0 to 0, 10 आ गया J = 1, 20 आ गया J = 2, 3। वैसे जब नेक्स्ट एनर्जी लेवल पे जाएंगे उसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा हो जाएगी ना। जब हम नेक्स्ट वाइब्रेशन एनर्जी लेवल मूव करेंगे तो ऑब्वियसली इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो क्या आपका जैसे 200 से स्टार्ट होगा, 200, 210, 220, 200 आपका आ गया, आपका J = 0, 210 आ जाएगा आपका J = 1, 220 आ गया आपका J = 2। तो मॉलिक्यूल आपका मान लो यहाँ पे ग्राउंड एनर्जी लेवल है, मतलब J = 0 पे है। जब वो यहाँ से वो कहाँ जाएगा, नेक्स्ट वाइब्रेशन एनर्जी लेवल पे जाएगा, तो वो J = 0 से 200 पे भी जा सकता है, J = 0 से 210 पे भी जा सकता है ना, है ना, जा सकता है ना। मतलब पहले मॉलिक्यूल की एनर्जी 0 थी, अब उस मॉलिक्यूल की एनर्जी 200 होगी। 200 का मतलब क्या है, J = 0। हायर एनर्जी लेवल में J = 0 है ना उसका मतलब, यस मैम। है ना।
तो Yes, वो ma'am. j इक्वल टू 0 से 210 भी जा सकता है, तो j 210 क्या है, j इक्वल टू 1 है ना। अगर वो j से j 200 0 से 200 मूव कर रहा है, मतलब j इक्वल टू 0 से j इक्वल टू 0 पे मूव कर रहा है, तो डेल्टा j क्या हो गया आपका 0, डेल्टा j क्या हो गया आपका Yes, 0 हो ma'am. गया ना। लेकिन डेल्टा v क्या हुआ, +1, है ना। Yes, ma'am. डेल्टा v क्या हुआ आपका +1। अगर वो 0 से 210 पे जा रहा है, तो 210 क्या है आपका, j इक्वल टू 1 है, तो डेल्टा j क्या हो गया +1, डेल्टा j Yes, क्या हो ma'am. गया +1 हो गया ना, और डेल्टा v Yes, क्या हो ma'am. गया +1। मतलब आपका वाइब्रेशन एनर्जी में चेंजेस तो आ ही रहा है, तो आपका रोटेशनल एनर्जी लेवल में चेंज आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन वो जो है हायर एनर्जी लेवल पे वो मूव कर जाएगा। ठीक है, ये समझ आया आपको, थोड़ा एनालॉगी, इसको एक बार आप खुद देखना, आपको समझ आ जाएगा। तो अब देखो इस तरह से है, ये आपका नीचे वाला आ गया वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल v इक्वल टू 0, उसमें कुछ रोटेशनल एनर्जी लेवल है, जैसे j इक्वल टू 0, j इक्वल टू 1, j इक्वल टू 2, j इक्वल टू 3, j इक्वल टू 4, ये आ गया आपके ग्राउंड वाइब्रेशन एनर्जी लेवल में सम रोटेशनल एनर्जी लेवल्स। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो आपके वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स है उनमें जो गैप क्या रहता है आपका कांस्टेंट, यही पढ़ा था ना हमने, ओमेगा ई ओमेगा ई ओमेगा ई आता है, वो कांस्टेंट रहता है। लेकिन हमने जब हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में रोटेशनल एनर्जी लेवल्स की बात की थी, तो हमने उसमें ये पढ़ा था कि जो रोटेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं उनमें जो गैप है वो इंक्रीज होता जाता है। व्हेन वी मूव टू द हायर एनर्जी लेवल्स इन रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी द गैप इंक्रीजेस, तो इसलिए j इक्वल टू 0, j इक्वल टू 1, j इक्वल टू 3, तो धीरे धीरे गैप क्या होता जा रहा है, इनमें बढ़ता जा रहा है। लेकिन ये जो जितने भी रोटेशनल एनर्जी लेवल है, ये कहाँ है आपके ग्राउंड स्टेट पे है, कहाँ है ये आपके ग्राउंड वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल पे है। और आपका हायर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल हो जाएगा वैसे ही v, उसको हमने नाम दे दिया है v डैश इक्वल टू 1, तो उसमें भी अपने रोटेशनल एनर्जी लेवल है j इक्वल टू 0, j इक्वल टू 1, j इक्वल टू 2, j इक्वल टू 3, j इक्वल टू 4, इस तरह से बनेगा डायग्राम, है ना। तो अब मैंने Yes, आपको क्या ma'am. बोला कि अगर मॉलिक्यूल जो आपका ब्लू लाइन रिप्रेजेंट, अगर आपका मॉलिक्यूल 0 पे है, वो क्या है, अब इस अगर सबसे नीचे वाली लाइन पे है, जो ब्लू लाइन जहां से स्टार्ट हो रही है, तो उसकी क्या वैल्यू है, v इक्वल टू 0 और j इक्वल टू 0, यस मैम। है ना। यस मैम। वो जो है अब इन्होंने बोला कि वो यहाँ से 0 j नेक्स्ट वाइब्रेशन एनर्जी लेवल पे गया। अब जो फर्स्ट एरो j इक्वल टू 1 पे है, वो j इक्वल टू 1 पे भी जा सकता है, j इक्वल टू 2 पे भी जा सकता है, j इक्वल टू 3 पे भी जा सकता है। अगर वो j इक्वल टू 0 पे जा रहा है हायर वाइब्रेशन एनर्जी लेवल पे, तो डेल्टा j क्या है 0। अगर वो j इक्वल टू 1 पे जाए तो डेल्टा j क्या हो जाएगा आपका +1। अगर वो j इक्वल टू 2 पे जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा j इक्वल टू +2, है ना। Yes, ठीक ma'am. है, व्हेन डेल्टा j इक्वल टू 0, ऊपर जो है वो ब्लू में लिखा हुआ है, व्हेन डेल्टा j इज इक्वल टू 0, इस तरह की जो लाइन बनती है आपके स्पेक्ट्रम में, इसको हम बोलते हैं क्यू ब्रांच। क्या बोलते हैं इसको हम, क्यू ब्रांच बोलते हैं। वैसे अगर आप रेड रेड वाली साइड आओ, अब देखो ये क्या है, लोअर एनर्जी वाइब्रेशन एनर्जी लेवल से हायर वाइब्रेशन एनर्जी लेवल पे जा रहा है, और ये कहाँ से जा रहा है, j इक्वल टू 0 से j इक्वल टू 1 पे जा रहा है, तो डेल्टा j क्या हो गया +1। Yes, ma'am. Yes, ठीक है, ma'am. यस मैम। जे, अब देखो पॉपुलेशन j इक्वल टू 0 पे भी होगी, j इक्वल टू 1 पे भी होगी, j इक्वल टू 2 पे भी होगी, और अगर वो j इक्वल टू 1 से हायर एनर्जी लेवल के j इक्वल टू 2 पे भी जा सकता है, j इक्वल टू 2 से वो j इक्वल टू 3 पे भी जा सकता है, j इक्वल टू 3 से वो j इक्वल टू 4 पे, तो ये इन सब में डेल्टा j की वैल्यू क्या है आपकी +1 है। तो जब आपके डेल्टा j की वैल्यू +1 होती है, उनको हम बोलते हैं आर ब्रांच। और आप लेफ्ट साइड पे आ जाइए, जो पर्पल कलर में बनी हुई है, जैसे ये क्या कर रही है, फर्स्ट लेवल से 0 पे जा रही है, फर्स्ट लेवल से 0 पे जा रहा है, तो डेल्टा j क्या आ जाएगा -1, 2 से 1 पे जा रहा है, 3 से 2 पे जा रहा है, 4 से 3 पे जा रहा है, तो डेल्टा j क्या हो गया आपके यहाँ पे -1 हो गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, p ब्रांच। ठीक है, तो आपका ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब भी आपको कहीं पे अगर क्वेश्चन आएगा कुछ आएगा, तो आपको जनरली p q r ब्रांच पे आता है। अब ये आ गया आपका डेल्टा j इक्वल टू +1, अगर डेल्टा j इक्वल टू +2 होगा, वो क्या बन जाएगी आपकी s ब्रांच। अगर आपका डेल्टा j -2 होगा, वो क्या बन जाएगी आपकी ओ ब्रांच। ठीक है, OPQRS ब्रांच। ठीक है, ठीक है मैम।
ठीक है। अब देखो इस तरह से भी जो है वो एक ग्राफ है, आप देख लेना इसको, ये स्क्रीन में भी पूरा नहीं आ रहा, ठीक है। ये इन्होंने यहाँ पे भी क्यू ब्रांच बनाई हुई है, जैसे 0 से 0 ट्रांजिशन, 1 से 1 ट्रांजिशन, 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5। तो ये क्या है आपकी क्यू ब्रांच। डेल्टा जे इक्वल्स टू 0 व्हेन डेल्टा जे इक्वल्स टू -1 पी ब्रांच एंड डेल्टा, ये इस तरह से, ठीक है। ये आपकी एनालॉगी जस्ट है। तो एक नोट है जो रोटेशनल कांस्टेंट है। अब देखो रोटेशनल कांस्टेंट जो बी है, बी की वैल्यू क्या होती है, बी इज इक्वल टू h/8π² है ना, IC होता है। तो आई किसके इक्वल होता है, μr² के इक्वल होगा, ठीक है। μr² के इक्वल होगा। जब मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा है, जब वो आपके ग्राउंड एनर्जी लेवल से आपके हायर एनर्जी लेवल पे चला जाएगा, वाइब्रेशन जब वो हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा, वो और जल्दी रोटेट करेगा, फास्ट 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 रोटेट करेगा, तो उसका बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता जाए। हमने ये जो मैंने आपको एन हार्मोनिक ऑसिलेटर मैंने आपको बताया था कि धीरे 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 वो जो मोस्ट पोटेंशियल एनर्जी का जो वो कर्व है, वो धीरे धीरे जो वो वाइड होता जा रहा है, जब हम ऊपर मूव कर रहे हैं, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका जो आपका बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे वो आपका हायर वाइब्रेशन एनर्जी लेवल पे मूव कर रहा है, उसका बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रहा है। अगर उसका बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रहा है व्हेन इट मूव्स फ्रॉम योर ग्राउंड एनर्जी लेवल टू द हायर वाइब्रेशन एनर्जी लेवल, तो इसका मतलब आपका आई चेंज हो रहा है। इसका मतलब आपका आई चेंज हो रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बिकॉज योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल्स टू μr²। अगर आर चेंज हो रहा है तो आपका आई चेंज होगा, आई चेंज होगा तो आपका रोटेशनल कांस्टेंट बी भी क्या होगा, चेंज होगा। चेंज होना चाहिए ना। यस मैम। लेकिन इसका मतलब क्या है, ये जो हम पढ़ रहे हैं, तो वाइब्रेशन एनर्जी लेवल जो v इक्वल्स टू 0 है, इसमें जो आपका रोटेशनल कांस्टेंट है वो b होना चाहिए, और जो हायर एनर्जी लेवल में आपका रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू समथिंग डिफरेंट होनी चाहिए, इसको हम b डैश बोल सकते हैं, है ना। यस मैम। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे b लिखा है ग्राउंड एंड वाइब्रेशन एनर्जी लेवल पे, हायर वाइब्रेशन एनर्जी लेवल पे भी b ही लिखा हुआ है। है ना। तो ये क्यों लिखा है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन हमने ये क्या कंसीडर किया था, वो मोशन एक दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, दे बोथ मोशन, ये जो है आपका रोटेशनल मोशन वाइब्रेशन मोशन क्या आपके डिफरेंट है। तो हमने क्या लिया है, रोटेशनल कांस्टेंट जो b इन इक्वेशन a स्टार इज टेकन टू बी द सेम फॉर ऑल j एंड v। समझ में आ रहा है। अब मैंने आपको ना ये बड़ी इजी लैंग्वेज में समझा दिया, अब ये जो मैंने इंग्लिश में लिखा है ना, इसको भी समझ लेना कि मैंने ये क्या लिखा है, समझ में आ गया। इसका मतलब क्या है, द सेपरेशन बिटवीन two levels of given j is the same in v equals to 0 and v equals to 1 state, and this happens because as a consequence of Born-Oppenheimer assumption। समझ में आ गया। यस मैम। ठीक है, तो हमने उस रोटेशनल कांस्टेंट b को क्या लिया है, वो हमारे क्या है, सेम लिया है हमने फॉर ऑल j एंड v वैल्यूज, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ योर बॉर्न-ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन। ये हमने अजम्पशन इसकी वजह से जो है वो आ जाती है। ठीक है, आपकी क्लास है नेक्स्ट। यस मैम, शेख सर की। यस मैम। ठीक है, फिर कल कंटिन्यू करेंगे। ये जो है थोड़ा सा देख लो, जैसे अब इसमें सिलेक्शन रूल्स हैं। सिलेक्शन रूल क्या है, पी क्यू आर ब्रांचेस के लिए हमारे पास सिलेक्शन रूल क्या है, डेल्टा जे आपका +-1 होना चाहिए, आपका डेल्टा वी जो है वो आपका +-1 होना चाहिए। तो जब आपका डेल्टा जे -1 होगा वो पी ब्रांच बनाता है, जब आपका डेल्टा जे इक्वल टू +1 होगा वो आर ब्रांच बनाता है। ठीक है, क्यू ब्रांच जो है वो कहाँ से आती है आपकी, व्हेन डेल्टा जे इक्वल्स टू 0। और इसके ये जो एक्सप्रेशन है ना, इनको देख के कंफ्यूज मत होना, ये एक्सप्रेशन मैं आपको फिर ये कल करवाऊंगी। ओके ओके मैम। ठीक है, पीडीएफ मैं आपको कल ही शेयर कर दूंगी, आज ही कर देती हूँ, कल कर दूंगी। ठीक है, ओके मैम। ठीक है। और आप इसके लिए बैनवेल पढ़िए, बैनवेल में मैंने भी देखा, उसमें जो चीजें दी हुई हैं वो मैंने आपको, हो सकता है ऐसे पढ़ने से वो समझ नहीं आएंगी, आती आपको, लेकिन अब मैंने उनको बड़ा इजी वे में आपको जो है वो एक्सप्लेन किया है। अब आप वो पढ़ेंगे, आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगी, आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी।
तो आपको मैंने जो आज पढ़ाया है वो आप जो है वो बैनवेल की बुक से आज पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं है, 2 पेजेस होंगे सिर्फ पढ़ने वाले, तो आप उसको कंटिन्यूटी में पढ़िए। आपका जो नेक्स्ट माइनर टेस्ट होगा वो भी मैं ही कंडक्ट कराऊंगी, संभ्याल सर कंडक्ट नहीं करवाएंगे। संभ्याल सर ने कहा था, पता नहीं उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है शायद, पता नहीं, तो आप ही लेंगे। तो उसमें हम आपको वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी डालेंगे। ओके, ओके मैम। वाइब्रेशन Okay, ma'am. वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी आपके ऑलमोस्ट होगी, उसमें कुछ टॉपिक्स बचते हैं बीच बीच में, वो मैं आपको करवा दूंगी। उसके बाद हम रमन पढ़ेंगे, रमन को भी 2-3 लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि हम उसको खत्म करें। फिर उसके बाद आपको फर्स्ट चैप्टर कराना है। फर्स्ट चैप्टर का मुझे बताओ आप, उसमें कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी हैं, वो मैंने आपको स्टार्टिंग जब फर्स्ट लेक्चर हुआ तो मैंने थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दिया था कुछ चीजों का, ठीक है। तो वो मैं आपको फिर से आपको एक बार वो करवा दूंगी। आप में से ये जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी ये बेसिक प्रिंसिपल्स आपने ऐसे किसी बच्चे ने पढ़े भी होंगे, कुछ ने ग्रेजुएशन में पढ़े हैं? मैम कुछ टॉपिक्स पढ़े हैं उसमें।